जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2024 सीयूटी, बेसिकली सीयूटी के लिए ये सेक्शन वीडियो आ रहे हैं। तो इसको आप सभी लोग जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, जो बच्चे भी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए वीडियो को। ठीक है, चैनल का नाम है क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। आज हम लोग दूसरे सेक्शन को देखेंगे और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन को करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग रेडी हैं, समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु कितनी है। तो कितनी है दोस्तों? 16 उम्र है। तो आप सभी लोग को पता है कि हाल ही में बहुत ज्यादा सुसाइड इत्यादि अटेम्प्ट करते बच्चे पाए गए, बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट किए और निराश थे, पढ़ाई लिखाई इत्यादि का बोझ पड़ रहा था। तो सरकार ने नया नियम निकाला है कि 16 वर्ष से अगर बच्चे कम हैं, कम उम्र के, तो भैया उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोचिंग में नामांकन नहीं मिलेगा। ठीक है, नामांकन मतलब समझते हैं आप लोग, रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भैया विकसित भारत संकल्प यात्रा एक निकली भारत सरकार की ओर से जागरूकता पैदा करना, विकास और कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। कि जो जो भैया इन सब जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा निकल रही हैं उसमें आप लोग योगदान करें, भागीदारी लें, ताकि भाई जिसके लिए निकल रही हैं उनको उस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज ईरान और पाकिस्तान के बीच हाल में तनाव हुआ, हालिया तनाव क्यों उत्पन्न हुआ। तो भैया सीमा विवाद को लेकर हुआ। ठीक है, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया हमलों ने मध्य पूर्व में अस्थिरता को लेकर हालांकि इधर ना ईरान ने क्या कर दिया था, इनके कुछ इलाकों पर बम विस्फोट कर दिया था। पाकिस्तान के जो अ, आतंकवादी हैं, सब एरिया में कुल रहते हैं, वो सब उन्हीं के ऊपर। तो भैया वो करेंगे ही, इन लोग का काम है दिन भर आतंकवाद फैलाना, तो क्या होगा, अभी सब मिल के करेंगे। प्रश्न है, बौद्ध धर्म को का जन्म किस देश में हुआ। तो आंख बंद करके भगवान बुद्ध भैया बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रतिपादन किया, प्रादुर्भाव किया भारत में। तो हाल ही में एक समिट हुआ। ठीक है, एबीसीपी हुआ। एबीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस, सम्मेलन फॉर पीस। ठीक है, तो ए बी एस पी, तो इसको सीपी माफ कीजिएगा, ये सी होगा ना, समिट, एबीसीपी हुआ। ठीक है, 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखो दो सदन है हम लोग का, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो ये जो लोकसभा है और ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। लोकसभा के एक स्पीकर होते हैं, वर्तमान में कौन है आप सभी लोग हमको कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गया। यस, तो जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। तो हाल ही में ये बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद पर आयोजित हुआ। अब ये है क्या? तो भैया ये है ये कि विंग्स हवाई अड्डा, यानी कि भारत में इस चीज को लेकर थोड़ा सा जागरूकता पैदा करना और कैसे इस यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी प्रकार का बातचीत इत्यादि जो भी हुआ वो बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में हुआ। कि कैसे भारत की हवाई अड्डों का पुनः जो वो है पुनर्निर्माण कह सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है ना, इन सभी चीजों का काम तो ये विंग्स इंडिया मिशन के तहत हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, 12वीं सदी का। तो 12वीं सदी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। तो किस शहर में है और किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहर देखिए, ये देखिए पुरी, और राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सीएम कौन है? कमेंट में जल्दी से आप लोग बताइए। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद करना है। ठीक है, श्री जगन्नाथ जी का मंदिर 12वीं सदी का। तो 3 क्वेश्चन इससे बन गए, किस सदी का है? 12वीं सदी। किस शहर में है? पुरी। और किस राज्य में? उड़ीसा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग का मिलता है, तो वो है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट आई है। तो भैया ये 29% से घटकर 11% हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NITI। अब एक नीति आयोग बना भारत में, 2015 में बना। कब बना? 2015 में। इसके पहले इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो 51 से एक योजना चली। ठीक है, तो इस योजना को 1950 में पहले योजना आयोग के नाम से इसको बना दिया गया, कि 1950 में स्थापना कर दी गई
प्लानिंग कमीशन की, ठीक है। मोदी जी की गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने इसका नाम 2015 में चेंज कर दिया और नाम क्या रख दिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब इसका स्थापना, 2015। देखो योजना आयोग पूछेगा तो 1950, अगर ये पूछेगा तो 2015, याद रखिएगा। तो नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट पेश किया, क्या कि लगभग 9 वर्षों में, हम लोग के पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है, ठीक है। 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है, ठीक है। 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है और अभी हाल ही में जितने भी चुनाव के लिए जितना भी वो हुआ उसमें बताया गया कि 80 करोड़ लोग को राशन मिल रहा है। तो अगर गरीबी से बाहर रहे तो कैसे राशन खा रहे हैं लोग, ये थोड़ा सा समझने वाली समस्या है। चलिए फिर कोई नहीं, ये तो देश की आवाज है, उठती रहनी चाहिए, दबती रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में कौन है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन है भैया, तो ये है बीवीआर सुब्रमण्यम जी। सीईओ पूछ रहे, ध्यान से याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, नीति आयोग के सीईओ की बात हो रही है। प्रश्न निकल गया, अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, सर्च कीजिए भैया अगर नहीं याद है तो, और फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जनवरी 2024, ये वाला क्वेश्चन, फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह हुआ जिसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, नो डाउट, लियोनेल मेसी, किस देश से आते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो लियोनेल मेसी को लंदन में फीफा पुरस्कार जो मिला उसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला। तो महिला कहाँ से पीछे रह जाएंगे भैया, हमारी छोरियां किसी छोरे से कम है। तो जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह हुआ जिसमें महिला फुटबॉल खिलाड़ी किसको, तो भैया एटना बोनमती, कहाँ, एटना बोनमती, ठीक है। तो ये है स्पेन से और बार्सिलोना की टीम के लिए ये खेलते हैं, स्ट्राइकर पोस्ट पर खेलते हैं, एटना बॉनमेटी, यहाँ पर बॉनमेटी होगा, बॉनमती लिखा गया, ये हिंदी का नाम हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एटाना बॉनमटी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू, इन त्योहारों का क्या महत्व है। तो इन त्योहारों का महत्व है कि सर्दी गया भैया और लंबे दिनों की शुरुआत शुरू हुई, यानी कि अब गर्मी आ गई है, ठीक है। 15 तारीख को सब लोग नहाता है ना, 15 जनवरी खिचड़ी बनाई जाती है जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, है ना। मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, तो लंबे दिनों की शुरुआत होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, रामलला का विराजमान प्राण प्रतिष्ठा, बार बार भी क्वेश्चन हो सकता है, आ जाए 22 जनवरी 2024 दिवाली मनी थी पूरे देश में, इसको तो जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दिवाली, ठीक है, जो कि हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। तो विश्व आर्थिक मंच को हम लोग WEF भी बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54वां वार्षिक बैठक हुआ, हर साल एक बैठक होता है, कहाँ इस बार हुआ, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, 15 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में ये हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इसके प्रेसिडेंट का नाम है बार्ज ब्रैंडे, क्या नाम है, बार्ज ब्रैंडे, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हर साल इसका बैठक होता है, इस बार 54वां बैठक था। कब हुआ, अब 54 साल पहले इसका आप निकाल लीजिए कि स्थापना कब हुआ होगा, इतना आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लियर किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, विश्व आर्थिक, ये ऑप्शन नहीं बता रहे हम, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था, तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट था, BUILDING, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। देखो बेटा, जब भी कोई बैठक उठक होता है या जब भी कोई मिशन होता है तो उस मिशन का ना कोई क्या होता है, थीम होता है, THEME, इसको हिंदी में लोग विषय कहते हैं। तो बेटा विषय इस बार क्या था, विश्वास का पुनर्निर्माण, या फिर कह लीजिए कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट। अभी अगला क्वेश्चन इससे संबंधित आ सकता है, तो यहाँ पे लिखा भी है हिंदी में, विश्वास का पुनर्निर्माण, ये हिंदी के लिए है, लेकिन वहां पे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अंग्रेजी भाषा चलती होगी। तो अगर आपके पेपर में रीबिल्डिंग ट्रस्ट आ गया तो हैरान मत जाना कि अरे सर तो बोले थे कि विश्वास का पुनर्निर्माण आएगा और यहाँ रिबिल्डिंग ट्रस्ट पता नहीं क्या अंग्रेजी में लिखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब यही सब है, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे, मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल, ये बार बार हम पढ़ा चुके हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और श्रीकांत किदाम्बी हार गए थे, ठीक है, मलेशिया ओपन में। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, यही लोग हारे थे, ठीक है। भारतीय खिलाड़ी फाइनल में कौन पहुंचे थे, ये प्रश्न पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आ गया। प्रिंस फ्रेडरिक एक्स अभी हाल ही में क्या बने हैं? तो डेनमार्क के नए राजा बने हैं। कौन बना है? तो रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद, याद रखिएगा, रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा 14 जनवरी को हाल ही में प्रिंस फ्रेडरिक एक्स बने हैं। प्रिंस फ्रेडरिक एक्स बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्यास महाअभियान यानी पीएम जनमन के लाभार्थी कौन है? देखो बेटा, हाल ही में एक योजना निकली है ना, कि इन लोगों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी, पी फॉर पार्टिकुलरली, वी फॉर वल्नरेबल, वर्नलेबल, इसका कहा बताया जा रहा है, इसकी स्पेलिंग वर्नलेबल, एक बार हम वी आर वर्नलेबल, एल ए बी एल, पार्टिकुलरली, वर्नलेबल, पीवी हो गया, टी फॉर ट्राइबल, जनजाति को हम लोग ट्राइबल कहते हैं, ठीक है, ट्राइबल, और जी फॉर ग्रुप्स, समूह की बात हो रही है। तो देखो दोस्तों, इस भारत में मतलब जितने भी जनजाति है, उसका एक पैमाना सेट है कि ये सबसे नीचे लेवल की जनजाति है, फिर इससे ऊपर, फिर ये उससे ऊपर, फिर ये उससे ऊपर, फिर ये उससे ऊपर। तो सबसे नीचे की जो है वो कौन है? पार्टिकुलरली वर्नलेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसको हिंदी में बोलेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। इनके लिए हाल ही में मोदी जी ने पीएम जनमन के तहत, पीएम जनमन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, कि 1 लाख लोगों को आवास मिलेगा। चलिए देखते हैं धरातल पर कितने लोगों को ये आवास मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, और अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या? अटल सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक कर लीजिए। हाल ही में इसका चलिए देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा सेव यानी अटल सेतु, आप सीधे सीधे याद रखेंगे, ठीक है, उसका उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही टिक कर लीजिए। ठीक है, पहले ही टिक कर लीजिए भैया। अच्छा, पहले क्यों टिक कर लीजिए? इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि आकाश एनजी मिसाइल की क्षमता क्या है? अभी आकाश एनजी मिसाइल की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में हम लोग के जो रॉकेट्स हैं उसमें एक नया संस्करण आया है, एनजी। और आकाश तो पहले से नाम है हम लोग के जितने भी मिसाइल्स हैं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये सब। तो आकाश का एक नया संस्करण आया, आकाश एनजी। तो पहले हम लोग बता दे रहे इसकी क्षमता क्या। पाकिस्तान में इस वीडियो को देखें। उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन, यानी कि जितने भी तेज गति से आप हमारे ऊपर बम मारे उसका अवरोधन हमारा आकाश एनजी करेगा। ठीक है, ये एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में पूरी तरीके से सक्षम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए डबल टिक कर लीजिए। आईटीआर, आई टी आर, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ये क्या है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज वो इलाका जो चांदीपुर में स्थित है, उड़ीसा में। प्रश्न भी यहाँ पर ये पूछ रहा है किस राज्य में? तो भैया उड़ीसा में। तो सबसे पहले तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी, यहाँ के सीएम कौन है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। आगे हम आपको इसके बारे में जानकारी ये देंगे कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज वो इलाका है जहां से भारत अपना सभी प्रकार का मिसाइल क्या करता है, लॉन्च करता है। ठीक है, तो अब्दुल कलाम द्वीप भी वहीं पर है। अगर आपसे पूछेगा अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ से कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, तो अब्दुल कलाम द्वीप सही है। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर वहां पर है, और वहीं पर भारत का मिसाइल भी लॉन्च होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने की एक प्रयोगशाला है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। यहाँ पर, ये कहाँ पर है? आईटीआर चांदीपुर में। चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में। मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है ऊपर ही सबसे आगे है कि सत्र के दौरान अंतिम बजट कौन पेश करेगा? करेगा लिखा भैया। क्यों? बार बार बता दें जो लोग इस वीडियो को बीच से देख रहे हैं, भैया मेरी गलती नहीं है, थोड़ी सी गलती है कि हम लोग लेट शुरू किए। ठीक है, हम लोग पढ़ तो रहे हैं इसको मार्च में, वीडियो तो आ रहा है मार्च में, लेकिन है ये जनवरी का, इसलिए करेगा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नों में। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और जल्दी से जल्दी, मतलब हर एक एक दिन पे वीडियो आएगा, और जल्दी जल्दी हम लोग मार्च पे आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम्स मई में होंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग को आना पड़ेगा यहाँ पे। फटाफट आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उसको शेयर कीजिए। ठीक है, प्रश्न है सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? तो भैया कौन पेश करेगा? तो पेश करेंगे वित्त मंत्री साहिबा ना। तो कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण जी हैं।
ठीक है। अब यहाँ बजट के आगे अंतरिम क्यों लगा दिया कि देखो दोस्तों, जब भी किसी देश में चुनाव होता है, किसी देश में क्या, भारत देश में जब भी चुनाव होने वाला होता है, तो उस साल अगर बजट पेश होता है, तो याद रखना जैसे 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो इस साल जो बजट पेश होगा उसको अंतरिम बजट कहा जाएगा। ठीक है। इस बार सीतारमण जी ने कैवी बार बजट पेश किया? छठवीं बार किया। कौन सा वित्त मंत्री सबसे ज्यादा बार कर चुका है, ये आपको कमेंट में बताना है। थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, ठीक है, बाकी आपको कमेंट में बताना है। याद रखिएगा, 1 फरवरी को अंतरिम बजट इस बार पेश हुआ है, हो चुका है। 1 फरवरी को होता है अब। 2024 में जो हुआ है उसको अंतरिम बजट क्यों कहा गया, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो ये बजट थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि कब भैया सरकार आएगी नहीं आएगी, क्या पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है। तो हमारे राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा यानी नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूथ यूथ डे, तो भैया ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त। और ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो भारत देश में 12 जनवरी, विश्व में 12 अगस्त, इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। क्या किया था इन्होंने भैया? पश्चिमी दुनिया में जाकर वेदांत और योग का, भारतीय दर्शन का इन्होंने परिचय दिया था। याद करिए 1893 शिकागो का, शिकागो शहर मंच पर भाइयों और बहनों करके चढ़ गए थे। शुरुआत किया था, 5 मिनट तक लगभग ताली बजी थी, मतलब इंग्लिश में बोले थे, माय ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिकन, या अमेरिका। और 5 मिनट तक ताली बजी थी, क्योंकि ऐसा भाषण कभी किसी ने पहले, भाई बहन कभी किसी ने बोला ही नहीं था। लेडीज एंड जेंटलमैन वो लोग बोलते थे, तो पहला भाई बहन माना लोगों ने, तो इनको अपना भाई मान भी लिया और बहुत देर तक ताली बजाई इनके लिए। और वो एक ऐतिहासिक सम्मेलन रहा भारत के लिए। ठीक है। तो इनके याद में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया इलाके में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। तो अल शबाब नाम का एक संगठन है जिसने ऐसा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। तो भैया 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं क्यों? ताकि विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। 4 ऑप्शन है। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर विवादास्पद है। विवादास्पद इसलिए कि यहाँ पर उत्तर कुछ और है, प्रश्न कुछ और है। प्रश्न देखो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी को पहली बार 1949 में विश्व पटल पर हम लोगों ने हिंदी को, पहला सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन किया, इसलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब प्रश्न क्या होना चाहिए, विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। ठीक है। हाल ही में 10 जनवरी को मनाया गया। थीम क्या थी इस बार? तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पेन मेरा ठीक चलने लगा है, आदत हो रही है मुझे, तो इस बार थीम को हम लोग लिख लेते हैं। सब लोग लिख लीजिए, जितने लोग लिख रहे हैं अभी तुरंत वीडियो देखते हुए, वो लोग लिख लें, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, बुद्धिमत्ता को जोड़ना। सब लोग लिख लीजिए। थीम क्या थी इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन में? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति जी जो हैं, वो अबू धाबी के शासक भी हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में। ध्यान से देखो भैया, भारत के हिंदू और मुसलमानों, आपके देश में खुद को लड़ाया जा रहा है और बाहर देखिए लोग अतिथि के रूप में मुसलमान ही आ रहा है। तो बड़े लेवल पर धर्म नहीं मायने रखता है। ठीक है। अपने अपने धर्म को सब लोग मानिए, धर्म से आगे बढ़िए, लेकिन धर्म का इज्जत भी कीजिए एक दूसरे के, लड़िए मत धर्म के नाम पे, और जो लड़ा रहा है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। तो देखिए गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है कि नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा है। तो लक्ष्य रखा कि इंसानों को चांद पर भेजना है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर भेजना है, याद रखिए, अरे माफ कीजिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर भेजना है। ठीक है। लेकिन हाल ही में ये कार्यक्रम को भी स्थगित किया गया, ये देखिए। ठीक है। लेकिन इसका यही उद्देश्य है कि दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्य को भेजना 2025 तक कैसे भी करके। ठीक है।
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में 2 देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे। कौन-कौन थे वो? तो मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते। ये दोनों लोग कहाँ के हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से करके बताइए आप लोग। कुछ काम आपके ऊपर भी छोड़ा जाता है। ठीक है, हालाँकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में फ्रांसीसी इतिहास में यानी फ्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, पीएम बना। कौन था? 34 साल की उम्र में बना हुआ व्यक्ति गैब्रियल अटल। याद रखिए अटल, गैब्रियल अटल। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत बड़े शख्सियत। तो गैब्रियल अटल 34 साल की उम्र में पीएम बने हैं। कहाँ के बने हैं? फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी क्या है? आप लोग बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो चुना गया शेख हसीना जी को। अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम नीचे लिखा हुआ है। चलिए, बेशक मेहनत नहीं करते हैं उतनी। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। भैया 1971 में जब यहाँ पर लड़ाई हुई थी और ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तब इनके पिताजी जो थे शेख मुजीबुर रहमान जी, उन उनकी बहुत मदद की गई थी भारत के लोगों के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो उसी के बाद फॉर्मेशन हुआ था बांग्लादेश का, और उन्हीं की बेटी शेख हसीना जी, ठीक है, लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है। आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को एंड करना चाहिए अपना इस सेशन का। हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चंस का सीरीज है। इसके बाद हम लोग लगभग आज 28-30 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, अच्छे से रहिए, सीयूटी की तैयारी अच्छे से कीजिए। जनरल टेस्ट के लिए इसी चैनल को देखिए और कोशिश कीजिए अपने सभी दोस्तों को भेजने का। देखिए, आपका उनसे बात होता हो, बात ना होता हो, लेकिन किसी का मदद कीजिए। मदद करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है घूम फिर कर आपको वो मदद वापस मिल जाए किसी न किसी रूप में। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, जो भी स्कूल के कोई ग्रुप्स इत्यादि, उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उनको इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती रहे और उनका भी एक अच्छा तैयारी हो जाए सीयूटी के लेकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक दिन बाद। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, और अच्छे से सब लोग तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।